थैंक यू सर। लड़ेंगे, आवाज दो। थोड़ा पीछे से भी थोड़ा बताए, ऐसा कि जुनून है आपके अंदर, मतलब काफी मुझे ऐसा लगता है कि लड़ने वाले लोग हैं तो लड़ने वालों का जुनून एक अलग ही दिखता है। आवाज दो, आवाज दो। बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और हमारे बीच में न्याय मंडल जिनका अभिवादन, और आप सब यहाँ पर क्रांतिकारी साथी आए हैं, आप सबका भी अभिवादन। साथियों, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने के लिए, तो न्याय मंडल से मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि महोदय, बेरोजगारी एनएसएस की रिपोर्ट है 45 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रूप से बेरोजगारी आज भारत में चरम पर है। लेकिन वर्तमान में विकास का ढोल कुछ इस प्रकार से बजाया जा रहा है कि गरीब, मजलूम, बेरोजगार, किसान, मजदूर, इनकी आवाज कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। वो डीजे विकास का इतना तेजी से बज रहा है और वो किसी काम का नहीं है, उसमें न कोई ज्ञान का बात है न कुछ नहीं है, लेकिन किसी को सुनने का, सुनाई देने का नाम नहीं ले रहे। आज हम न्याय मंडल से हम बताना चाहते हैं कि हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर पिछले समय यहाँ पर जब आंदोलन हमने किया था तो बेरोजगारों को इस कदर मारा गया था, उनके पीछे कुत्ते भगाए गए थे यहाँ भोपाल के पुलिस के द्वारा, इस कदर मारा गया था। फिर वहां पर बड़वानी में पूरे 52 जिलों में हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बड़वानी में भी हमने ज्ञापन दिया और उनको हमने बोला गया था गुंडे करके, तो वहां पर फिर हमारे खिलाफ एक एफआईआर हो गई, यहाँ पर हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई, ऐसी कर से 3 से 4 एफआईआर हमारे खिलाफ हो गई। लेकिन इनको लगता है कि ये एफआईआर होने से डर जाएंगे। साथियों, हम बता दें कि जो गांव का एक आदिवासी बच्चा जो बेरोजगार जो उसको सपने लेकर जाता है, बड़वानी, इंदौर, भोपाल ऐसी जगह पर जाता है तो वो किन संघर्षों से गुजरता है। वो जब छोटा होता है तो अपनी बकरियां जब जंगल में ले जाता है, उसके बाद वापस आता है, फिर स्कूल जाता है, फिर वापस घर आता है, पढ़ाई करता है, उसके यहाँ घर में बराबर लाइट नहीं मिलती, आज भी गाँव में लाइट नहीं है। इस कंडीशन जुझारू निकल के वो बच्चा जब पढ़ाई करता है और इतनी पढ़ाई करने के बाद जब वो पढ़ाई करने लायक बन जाता है तो उसको पता चलता है उसके यहाँ नौकरियां ही नहीं है। उसके जो सेक्टर वो नौकरी लगने वाला था वो तमाम सेक्टर उसके बेच दिए गए। आज आपने देखा होगा क्रांतिवीर के नाम पर ये सेना को भी ठेके पर देने की बात कर रहे हैं। तो महोदय, जितने भी तमाम सेक्टर है ये सोचते हैं कि हम जहां जहां से कितना पैसा हम बेरोजगारों से कमा सकते हैं। आज आपको बता दें, वर्ग 3 की एग्जाम पूरे 12-13 सालों में आई, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, उसका साबित हो गया है। सरकार पहले तो शिवराज नामा की सरकार मानने को तैयार नहीं, उसके लिए हमने कई दिन तक आंदोलन किया कि नहीं, तुम्हारी एग्जाम में घोटाला हुआ है, ये बाहर से पेपर इसको सॉल्व किए गए थे। फिर इनकी एसआईटी की जांच हुई और इनकी जांच के द्वारा ही वहां साबित हुआ कि घोटाला हुआ था। और बाहर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, उनके जो संपर्क वाले जो खास विधायक उनकी कॉलेज थी, उनकी कॉलेज से किया जा रहा है। तो एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, 12-13 साल में जो परीक्षा आई वो भी घोटाले के भेंट चढ़ गए। इन्होंने 4 से 5 साल में सिर्फ एक एग्जाम इन्होंने कंप्लीट करवाई है, वो भी कांस्टेबल, और उसमें भी घोटाले हुए। यापन घोटाला आप लोगों ने सुना होगा, तमाम जितनी एग्जाम है उतने एग्जाम में घोटाला किया जा रहा है। आज जितना बेरोजगारों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता किसान, बेरोजगार, मजदूर, तमाम वर्ग जो है बहुत ज्यादा परेशान मतलब बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। और दूसरी बात, हम देखते हैं गांव में जब जाते हैं तो लोग मनरेगा का नाम हम सभी ने सुना है। मनरेगा के नाम पे कहते हैं मनरेगा नाम मजदूरी मिलती है, उसमें भी सिर्फ 100 दिन मिलती है। और हम आपको बता दें, मनरेगा के नाम पर सिर्फ वो काम के आधार पर मनरेगा के अगर मान लो 180 रुपए उसके पर डे है तो वो सिर्फ एक मजदूर को पड़ती है 120, 150 और कहीं कहीं ग्राम पंचायतों में 30-30 रुपए पर डे के हिसाब से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी सरपंच के द्वारा, वो भी वहां पे पॉलिटिक्स चलती है, वो भी अपने अपने लोग फर्जी मास्टर भर के, और जो योजना इतनी काम की योजना थी, इतनी पवित्र योजना थी कि पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि ये तमाम प्रकार की चीजों में जांच किया जाए। और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम तो लड़ रहे हैं कई सालों से, और चाहे जो हो जाए हम लड़ेंगे। लेकिन हम तमाम आप सब संगठन हम आह्वान करते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर आप सब हमारे साथ आए। दूसरी चीज, 1 लाख पर इन्होंने कम से कम 20 साल से आज खाली पड़ा है। 1 लाख आदिवासी बच्चा, उसका आपका जन्मसिद्ध अधिकार तो उस पद पर। आज अगर ये चाहते इनके बंधन पवित्र होते, मामा जी बोलते मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम मेरे भांजे हो, लेकिन उसी मामा ने उन 1 लाख
पदों पर ऐसे कुंडली मार के बैठा 20 सालों से कि कभी वहां पर बेगलाग पद एक भी आगे नहीं बढ़ने दिया। आज आदिवासी बच्चों का उसमें कितने बच्चे आज नौकरी लग जाते, तो कम से कम 1.5 लाख बेगलाग पद खाली है। तो हम चाहते हैं उन जैसे मुद्दों को भी आपके जो मंच है, उपरी मंच है, उन पर उठाए। और ऐसी बातें तो बहुत सारी है, लेकिन इन्हीं बातों से अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। सभी अपेक्षा कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट से क्या हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ही इस मामले में अनुभवी हैं और जीवटता के साथ लड़ने वाले हम भी हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया जाए या हमारे ऊपर राकेश भाई भी आए हैं, तो एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते उनको यहाँ आमंत्रित करती हूँ और मिश्रा जी को भी आमंत्रित करती हूँ। तो हम सब लोग जो लड़ने वाले और समर्थक साथी यहाँ आज पधारे हैं, आइए राकेश भाई आइए आइए ना। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग अभी उत्सुक हैं। हमारे जो न्यायदाता मंडल, जिनको हमने कह दिया कि आप न्यायदाता हैं और अन्नदाता श्रमदाता यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपसे अपेक्षा है कि आप इसको कैसे आगे ले जाने का सोच रहे हैं और उसके लिए हमसे क्या अपेक्षा करते हैं आयोजक मंडल से, और आप क्या करेंगे, कैसे बढ़ेंगे, एक समयबद्ध कार्यक्रम जैसा हम कैसे आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि सब बातों को सुनकर भी एक हमारे समस्याओं में जो समन्वय है ही, जो समस्याएं जुड़ी हुई है, जल जंगल जमीन की समस्या और बेरोजगारी की समस्या, कल कारखानों से बेरोजगार हो या जल जंगल जमीन छीनने के कारण बेरोजगार, बात एक ही तो है। अगर जल जंगल जमीन का विनाश होता है, दोहन होता है, उसके साथ एक खतरनाक बात होती है, जैसे निर्माण कार्य के नाम पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स और सब कुछ बन रहा है उसको लेकर, तो सिलिकोसिस की बीमारियां बढ़ रही है और वहां ही रोजगार केवल मिल रहा है। और हमें बताया गया बेरोजगारी में मनरेगा की क्या हालत है। हर गांव का, मध्य प्रदेश में आपको कहती हूँ उदाहरण है भादल गांव का, कि पूरा डेटा जो नेट पर है वो झूठा है। काम जो हुआ नहीं उसका पैसा कहीं ना कहीं जाता है खाते में, और जो ईमानदार आंदोलनकारी साथी आदिवासी है वो कहते हैं हम नहीं लगाएंगे। तो ये जो पूरी एक भ्रमित करने की बात है कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं और इतना बड़ा पलायन हो रहा है, इसकी बात यहाँ आई नहीं। आज बड़वानी से बसेस भर भर के जाती हैं और ऐसे अलीराजपुर से जाती है, हर जिले से जाती है, और अंतरराज्य स्थलांतरित श्रमिक कानून का कोई पालन नहीं होता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर जो मुकादम है वो रजिस्टर्ड नहीं, उसका लाइसेंस नहीं है, और जो एम्प्लॉयर है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। 3 टुकड़ियों को सातारा जाकर महाराष्ट्र से छुड़वाने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में हम दबाव बनाते हैं, शुगर फैक्ट्रीज वालों को भी कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड नहीं, आप भेजो इनको वापस, नहीं तो होली के लिए भी वापस नहीं भेज देते। बंधक मजदूर का जो कानून है उसके तहत इनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको भरपाई देनी चाहिए। ऐसी स्थिति है मध्य प्रदेश के मनरेगा की हालत बहुत खराब है। अगर काम मिला ही तो कोई प्लानिंग नहीं है गांव का जिसके तहत रोजगार निर्माण करते हैं। इरफान भाई ने पहले ही ये बात कही थी कि हमको चाहिए कि हर जगह कॉटेज इंडस्ट्रीज बने, जो अनुच्छेद 43 में संविधान में भी लिखी हुई बात है। तो हर चीज जो संविधान में लिखी है वही हम मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने अपने मुद्दे पर अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आवाज नहीं उठ रही है। ये बात मोहम्मद जाफर भाई ने भी रखी और बहुत से लोगों ने रखी। तो मुझे लगता है कि ये जो रिपोर्ट की बात है वो कैसी बनेगी और उस रिपोर्ट को हम आगे कैसे ले जाएंगे, इस पर हम लोग, और आज जो बातें आई है उसका एक सारांश और नतीजा क्या निकल रहा है, क्या दिख रहा है मध्य प्रदेश जैसे संवादहीन और संवेदनहीन शासन में, इसकी भी बात होनी चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा भी विभाजन से ही जुड़ी है। हमारा विभाजन अगर है, हम भी अगर जाति या मजहब के नाम पर मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, तो मैं किसको वोट दूं किसको नहीं दूं, ये सोचते हैं, तो फिर हमारी पूरी बात बर्बाद है। और महिलाओं को आज ज्यादा मौका नहीं मिला, हमारी महिलाएं भी जो बात करना चाहती थी, और मुझे लगता है कि हम स्त्री पुरुष एकता भी मानते हैं और जन आंदोलनों में महिलाओं का योगदान ज्यादा है, यहाँ भले आज कम संख्या में उपस्थित। तो मैं मिश्रा जी को एक 2 मिनट में आपकी भावना व्यक्त कर दीजिए।
संदेश दे दीजिए और फिर राकेश भाई और फिर हमारे आज की जनसुनवाई के हमारे न्यायविद, सर्वोच्च न्यायविद आदरणीय मेघा जी, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, डॉक्टर सुनील साहब, अनुराधा दीदी, आज मुझे भी बोलना था। हमारे जिले में एक आदिवासी महिला को जलाया था, लेकिन वो रिश्ते से कहीं वो सर गया मामला, कोई बात नहीं। लेकिन वो एक बड़ी घटना थी। हम लोग गए थे, सामाजिक संगठन गए थे, एकता परिषद के लोग गए थे। वाकई उस बहुमोड़ी तहसील है हमारे गुना की, वो आदिवासी बहुसंख्यक करीब 40% आदिवासी लोग हैं। कायदे से उसको आदिवासी विधान सभा क्षेत्र होना चाहिए संख्या के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ जो मंत्री और विधायक हैं, पंचायत मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने भी इस तरीके से शरीय समाज, आदिवासी समाज, उनकी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। सैकड़ों बीघा जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। और ये जो घटना है वो दिग्विजय सिंह के टाइम में जो पट्टे दिए थे उन पर अमल नहीं हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि आखिर उस महिला को, मैं उसको शहीद का दर्जा दूंगा, इस तरीके से उसने अपनी आहुति दी और लोगों के सामने उन्होंने डीजल डाल कर जलाया और वो जलती रही और विरोध करती रही। ये तो बात है, हाँ, बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की घटनाएं पूरे हमारे यहाँ करीब 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन है जो लोगों ने कब्जा कर रखा है। आदिवासी समाज के, सहज समाज के अरबों का घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो मैं आज, समय कम है और सारी बातें हो चुकी हैं, मैं जितने भी जन भागीदारी करने वाले कार्यकर्ता हैं उनके उत्साह को मैं देख रहा हूँ। वाकई मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि एक सूत्रधार के रूप में अनुराधा जी ने कार्यक्रम रखा। बहुत सारी बातें आई, मेरे मन को एक बात छू गई। एक गीत था कि दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो अब मैं अपना गम भूल गया। हकीकत है, वाकई कितनी समस्या है, कितनी जगह लोग लड़ रहे हैं, संघर्षरत हैं, और लड़ना चाहिए। लड़ना ही एक हल है। संगठित होकर लड़ेंगे, ज्यादा सफलता मिलेगी। जितने ज्यादा संगठित होंगे, जितने भी जन संगठन है वो अगर एक होंगे तो हिटलर भी परास्त होगा, ऐसी मेरी आशा है। और मैं अपनी बात, अंतिम बात एक उसके साथ कहता हूँ, हम ही तुम क्या, सभी में कुछ कमी है। हम ही तुम क्या, सभी में कुछ कमी है। न धरती देवताओं से थमी है, गगन आंसू ना पहुंचेगा तुम्हारे, सहारा आदमी का आदमी है। धन्यवाद। जल और जमीन पर बात रखूंगी और शिक्षा पर भी रखूंगी। पहले किसान पर मैं बस साथियों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो कच्चा माल हम पैदा करते हैं, या तो हमारे लगभग सभी किसान साथी ही बैठे हैं, जो हम कच्चा माल पैदा करते हैं, जैसे गेहूं है, चना है, सारी चीजें हैं, यही चीजें हैं, हमसे खरीद कर व्यापारी एक ब्रांड बना के, एक मिल लगा के, और वो अपनी MRP लगा के, और मतलब एक निर्धारित मूल्य कर देती है कि ये नमकीन का छोटा पैकेट हम 5 रुपए का बेचेंगे और 10 रुपए का बेचेंगे, और फसल का भी मूल्य वही तय करते हैं। लेकिन हम इतने कमजोर कैसे हो गए? 70% आबादी गांव में रहती है और हमारा कृषि प्रधान देश है, और ये सुनकर भी सभी जानते हैं कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है और कृषि पर डिपेंड है, फिर भी हम अपनी फसलों का मूल्य तय क्यों नहीं करते? क्या हमें इसके लिए संगठित होकर एक यूनियन नहीं बनानी चाहिए? क्या हम अपने आप को क्यों सरकार के सामने इतना कमजोर प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम अपनी सब्जियों का मूल्य तय नहीं करते? हम मंडी में ले जाके, जो मंडी में लोग बीज के जो लोग होते हैं वो तय करते हैं कि अगर आप भटा लाए हैं तो ये 7 रुपए के लिए बिकेगी। तो हमारी वहां इतनी हिम्मत नहीं होगी 3 से 4 महीने मेहनत करने के बाद भी कि नहीं, हम अपनी जो सब्जी है वो 10 रुपए किलो बेचेगी। तो ये कमी किसकी हुई? हम जो यहाँ बैठते हैं और हम
मंच पर सरकारों को कोसते हैं और भी चीजें कोसते हैं,